हेलो एवरीवन, मैं गणेश राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं केएस राठौर यूट्यूब चैनल की मिशन 2020 एमसीक्यू सीरीज़ में। जो आज हमारा पार्ट नंबर 14 है मिशन 2020 एमसीक्यू सीरीज़ का। सो यहाँ पे जो भी बेसिकली हम एमसीक्यूज को करेंगे वो हमारे चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक से बिलोंग करेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू। ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू ऑफ ट्रांजिशनल मेटल्स इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एन। ओके, सो ये कह रहा है कि किस तरह से हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है म्यू, ओके, ये किस तरह से मतलब रिलेट करता है हमारे जो भी अनपेयर्ड नंबर ऑफ मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमारे एन से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सो किस तरह से मतलब को रिलेट करता है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आपसे कुछ नहीं, आपसे बस यही पूछ रहा है कि जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ओके, यहाँ पे देखिए गिवन 4 ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पे देखिए ना दिखाया गया है कि किस तरह से हमारा जो एन है, ओके, वो हमारा म्यू से मतलब रिलेट कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एन, फिर ब्रैकेट में n+2 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, एंड फिर यहाँ पे देखिए लिखा है n स्क्वायर, फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन में उसके साथ में n+2। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से देखिए 4 फार्मूले हैं। तो यहाँ पे जो राइट फार्मूला है एक्चुअली उसको क्या आपको यहाँ पे मार्क करना है कि ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ओके, सो यहाँ पे केवल हमसे मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला पूछा गया। ओके, सो आई होप अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देख रखा है ऑलरेडी तो आपको अभी से पता चल गया होगा कि हाँ कि मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक मूवमेंट को भी कैलकुलेट किया हुआ था। ओके, इस फार्मूले को यूज़ करके। सो आई होप आपको जो राइट आंसर वो पता चल गया होगा। सो चलिए जो राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्या, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट में फिर क्या है n+2। ओके, सो ये हमारा रहता है मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला। ओके, जो कि क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी में मेंशन है। ओके, सो जो नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर हम मूव करते हैं। ओके, सो ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। ओके, सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ Cr3+ एंड Mn3+ विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे हमारा जो Cr3+ एंड Mn3+ है इनमें से कौन सा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, किसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है कि वो इजीली हमारा किसी भी एलिमेंट को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। ओके, ऑक्सीडाइज करेगा इट्स मीन्स क्या, खुद ये हमारा रिड्यूस होगा। ओके, सो यहाँ पे Mn3+ या फिर Cr3+ किसके पास रिड्यूस होने की टेंडेंसी या कैपेबिलिटी ज़्यादा है ये आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पे सिंपल सी बात है। तो इसको हम किस तरह से जानेंगे, सो इसको हम इसी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हेल्प लेकर। ओके, सो अभी अगर हम बात करें ना, इनका हमें कन्फिगरेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ओके, और वहाँ पे जो भी हमारा बैलेंस सेल रहेगा, वहाँ पे जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सो वहाँ से ये चीज़ हम कंफर्म कर पाते हैं कि एक्चुअली इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है या रिड्यूस होने की है। ओके, सो वहाँ से हम कंपेयर करेंगे और यहाँ पे हम जो भी हमारा राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारे जो 4 गिवन है हमारे ऑप्शन हैं, वहाँ पे हम जो करेक्ट ऑप्शन आएगा उसको हम चूज़ कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर हम पहले क्रोमियम 3+ का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो क्या होगा। ओके, सो सिंपल सी बात है, अगर बात करो ना क्रोमियम की तो इसका एटॉमिक नंबर क्या आता है। सो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। ओके, और हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में सिखा ही दिया था कि किस तरह से एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अच्छे से करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या सबसे पहले हम कर लेंगे AR अर्गन। ओके, इसका मतलब क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या यूज़ कर लिए। ओके, और अगर हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर लिए और एटॉमिक नंबर कितना है 24, सो 24 - 18 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 6 हमारे पास। मीन्स हमारे पास क्या अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, जिनका क्या हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट सेल्स हैं जहाँ पे उनमें हम फिलअप करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट सेल हमारे पास कौन सी रहती है। ओके, सो अर्गन के बाद में जो नेक्स्ट सेल आती है हमारी क्या होती है 4s एंड हमारी क्या होती है 3d। ओके, सो सेल पहले कौन सी आती है, पहले सेल हमारी 3d आती है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो एनर्जी लेवल होता है वो हमारा स्लाइटली लेस होता है 4s का देन 3d से। ओके, सो उस कंडीशन में क्या रहता है, जो इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, ओके, जो हम इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करेंगे हम 4s में करते हैं, देन आफ्टर 3d में करते हैं। ओके, सो दैट्स वाई मैंने 4s पहले लिख दिया एंड 3d बाद में लिखा हुआ। ओके, सो अभी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, ठीक है, सो अगर आपको प्रॉब्लम जा रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लेके ना, सो उस कंडीशन में जो पिछला वीडियो है अगर आपने उससे देखा होगा तो आई होप यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो अगर आज नए हैं और अगर आप पहली बार देख रहे हैं सो उस कंडीशन में पिछला वीडियो देख लीजिए। और आई होप अगर आपने अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तो इसलिए आप समझ पा रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनको हमें फिलअप करना है किसमें 4s में एंड 3d में। सो यहाँ पे क्या S हमारा केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। ओके, मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितनी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, एंड 3d में कितने 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे ना, 2 हमने फिलअप कर दिया तो 6 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। ओके, सो यहाँ पे कितने हमारे पास
4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी बचे हुए हैं जिसको क्या हम 3D में हम फिल कर देंगे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो अभी क्या होता है ना, मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ पे सिस्टम चलता है फुल फिल एंड हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी का। ओके, सो क्रोमियम यहाँ पे एक मतलब एग्जेप्शन की तरह होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा 4s में जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमारा जंप कर जाता है किसमें, 3D में। ओके, सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है। ओके, सो उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 4s1। ओके, कितना होता है 4s1 एंड यहाँ पे कितना हो जाता है 3d5। ओके, सो ये हमारा क्रोमियम का मतलब रहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो अभी अगर बात करें ना तो ये क्या +3 ऑक्सीडेशन की स्टेट में है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें कितनी है +3, इट्स मीन्स इसको क्या अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स को जब ये लूज करेगा, ओके, सो उस कंडीशन में क्या होगा, सो 4s से हमारा ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एंड आफ्टर दैट जो हमारा यहाँ पे क्या आपको 5 दिख रहा है ना, सो यहाँ से क्या हम 2 इलेक्ट्रॉन को और भी रिमूव करेंगे तभी तो हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। सो जब हम 5 में से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3। ओके, क्या हो जाएगा 3d3। सो यहाँ पे हमने देखा ना कि यहाँ पे अगर हम बात करें क्रोमियम की तो यहाँ पे अगर क्रोमियम की बात करो तो यहाँ पे हमारा कितना 3d3 है। ओके, सो अभी अगर बात करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है, इट्स मीन्स यहाँ पे बात की जाए तो क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि अब इसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझिए ना, मतलब ये दूसरे को क्या ऑक्सीडाइज कर रहा है, इट्स मीन्स खुद को ये रिड्यूस करेगा। और ऑक्सीडाइज कब होएगा, जब ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन किसी भी मतलब एलिमेंट से निकालेगा तभी तो उस एलिमेंट को पर्टिकुलर ये हमारा ऑक्सीडाइज कर पाएगा। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, मीन्स ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इट्स मीन्स वो जो हमारा एलिमेंट पर्टिकुलर रहेगा जिसको ये ऑक्सीडाइज करेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा एंड वो इलेक्ट्रॉन वो अपने पास रखेगा खुद ना। तो जब इलेक्ट्रॉन की जो गेनिंग होती है उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। इट्स मीन्स क्या हमारा Cr3+ की यहाँ पे पूछ रहा है बात कि यहाँ पे टेंडेंसी कैसी क्या है कि ये मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करे या खुद को रिड्यूस करे। ओके, सो अब यहाँ पे जो हमारा कन्फिग्रेशन स्टेट है, सो यहाँ पे हमारा जो कन्फिग्रेशन स्टेट है वो हमने क्रोमियम का देख लिया। अभी हम Mn3 का देखेंगे एंड देन आफ्टर कंपेयर करेंगे और फिर जानेंगे कि कौन सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, सो नाउ ना यहाँ पे हम अब मैग्नीज की बात कर लेते हैं। ओके, सो मैग्नीज की अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। सो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होगा। ओके, सो यहाँ पर भी क्या अर्गन हो जाएगा इसी तरह से एंड फिर यहाँ पे क्या हम 4s लिख लेते हैं एंड यहाँ पे 3d लिख लेते हैं। सो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 25। सो 25 में से अर्गन का क्या मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर लिया यहाँ तक, ठीक है। सो 25 - 18 दैट इज 7। ओके, कितना बचेगा 7। सो 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन हम 4s में दे देंगे। सो यहाँ पे हमने जब 2 इलेक्ट्रॉन का और यूज़ कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे कितने, तो वो हमारे बचे 5। सो यहाँ पे 3d में हम 5 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर देंगे एंड नाउ अभी क्या इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है Mn3+। इट्स मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी लूज कर चुका होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगा। ओके, सो यहाँ पे जब ये 4s से क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा। ओके, लूज करेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s 0 रहेगा एंड फिर 3d में से 3d5 जो है वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो यहाँ पे बचेगा हमारा क्या 3d4। ओके, कितना बचेगा 3d4। सो नाउ ना यहाँ से अब अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंपेयर करें, ओके, क्रोमियम एंड मैग्नीशियम 3+ के। ओके, सो यहाँ पे देख रहे हैं ना 3d3 है एंड यहाँ पे 3d4 है। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, या यूँ कह लो मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसके पास ज़्यादा है। सो किसके पास है, वो हमारा मैग्नीशियम के पास है, Mn3+ के पास। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। सो अभी अगर बात करो कि ये चलो ठीक है आपने कंपेयर कर लिया कैसे किया, सो यहाँ पे क्लियरिटी दो। ओके, सो क्लियरिटी की बात ये है ना कि आपने 2 तरह की स्टेबिलिटी होती है, हमारी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी एंड एक हमारी फुल फील्ड स्टेबिलिटी। ये यहाँ पे हम नॉर्मली भी ये अपना जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है वहाँ पे हम देख रहे हैं। ओके, कि 2 टाइप्स की स्टेबिलिटी होती है, एक हमारी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होती है एंड एक हमारी फुल फील्ड स्टेबिलिटी होती है। सो यहाँ पे जो हमारा डी होता है, ओके, सो यहाँ पे अगर हम डी जो हमारा सबसेल है तो इनके अगर ऑर्बिटल्स की बात कर लें, ओके, सो उसके लिए ये जो पोर्शन है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, सो नाउ यहाँ पे अगर बात करें ना तो जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है वो कुछ इस तरह से डिवाइड होता है 5 ब्लॉक्स में। ओके, यहाँ पे क्या है 5 ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। सो पहले ना हम 3d3 की बात करते हैं। ओके, सो 3d3 में किस तरह से हमारा डी जो हमारा ब्लॉक है, ओके, डी जो हमारा सबसेल का जो हमारे ऑर्बिट्स हैं किस तरह से फिलअप होंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी ये क्या कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये क्या इलेक्ट्रॉन को लेगा, ओके, किसी से एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी चाहिए और
क्या अगर इसको अगर हमें अटेंड करना है, अगर इसे क्या हाफ स्टेबिलिटी, तो उस कंडीशन में इसको 2 चाहिए होंगे। ओके, सो और यहाँ पे क्या रहेगा कि जो हमारा ये 3d4 अगर की बात करें तो यहाँ पे क्या हमारा 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा Mn3+ में। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या डी सबसेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो यहाँ पे क्या रहेगा, इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ओके, क्रोमियम 3+ को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, जबकि जो हमारा मैग्नीज 3 है उसको क्या 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है हाफ स्टेबिलिटी को अटेन करने में। ओके, सो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई 2 बंदे आपके सामने होते हैं, ठीक है, और आपसे कहते हैं ना, आपसे मतलब कुछ पैसा मांगते हैं, ठीक है, सो ए जो आपसे है, ठीक, जिनसे मतलब जो 2 बंदे हैं उसका नाम क्या है, ए एंड बी है। सो ए आपसे कहता है भाई 5 रुपये में दे दो, बी कहता है भाई हमें 10 रुपये दे दो। सो सिंपल सी बात है ना, आप किसको मतलब इजीली आप मतलब रुपये दे देंगे, तो आप 5 देंगे ना, 10 तो नहीं देने जाएंगे, नहीं लो भाई 10 रुपये आप ले लो। ओके, सो यहाँ पे अगर हमसे जो स्मॉल अमाउंट की जो डिमांड करेगा उसको हम इजीली दे देंगे। ओके, और जो हमारा ज़्यादा अमाउंट मांगेगा ना उसको हम इजीली नहीं उतना अमाउंट देंगे। ओके, आपके पास अगर ये अपॉर्चुनिटी होगी ना कि आप हाई मतलब कॉस्ट पे करें या फिर लो कॉस्ट पे करें, तो आप सिंपल सी बात है लो कॉस्ट आप पे करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, हाई कॉस्ट नहीं पे करने जाएंगे। सो उसी तरह क्या यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्रोमियम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हाफ स्टेबिलिटी को मतलब अटेन करने के लिए, और मैग्नीशियम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हाफ स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। सो यहाँ पे क्या ये हमारा किसका है 3D, यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 है। ओके, सो 4 जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसमें 3D4 में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ओके, जो किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है मैग्नीशियम 3 का। ओके, सो यहाँ पे क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा और ये हमारी पूरा जो हमारा डी ऑर्बिटल है वो हमारा फिल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या सभी अनपेयर्ड हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी है वो किसकी जाता है, वो हमारी Mn3+ की, या यूँ कह लो जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हमारा क्या है, वो हमारा Mn3+ है। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, मैग्नीज 3+। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लाता हूँ मैं आपकी स्क्रीन पर नाउ। सो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। सो यहाँ पे देखिए करना में क्या, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, सो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पेयर, जो यहाँ पे हमारे पास 4 गिवन पेयर हैं ऑक्साइड्स के। ओके, वहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे पेयर है जो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का है। ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है या फिर यूँ कह लो एम्फोटेरिक इन नेचर है। सो यहाँ पे क्या आपको 4 पेयर्स दिख रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी में। सो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो कि क्या किसका पेयर है, वो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले ये बताता हूँ ना कि ये एम्फोटेरिक का मतलब क्या था। ओके, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है यहाँ पे इसका लेना देना क्या है। ओके, सो एम्फोटेरिक का यहाँ पे बेसिकली रोल ये होता है, एम्फोटेरिक का मीनिंग ये होता है कि ये क्या होता है, ये हमारा कैपेबल होता है बोथ। ओके, बोथ मतलब दोनों एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करने में। ओके, क्या करेगा, जो हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं मीन्स क्या, ये हमारी दोनों एसिड हो या फिर बेस हो, दोनों के साथ क्या रिएक्ट कर सकती हैं। ओके, सो जिस भी मतलब आप यूँ कह लो जो भी हमारा कंपाउंड है, ओके, कुछ भी है, जैसे हमारा वाटर होता है वो भी हमारा कैसा होता है, वो भी हमारा एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ओके, एसिड एंड बेस बोथ दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ओके, सो यहाँ पे मतलब जो एम्फोटेरिक का जो मीनिंग जो होता है वो मेनली यही होता है कि वो कैपेबल हो किसे, बोथ मतलब एसिड एंड बेस से रिएक्ट करने के लिए। सो ऐसा यहाँ पे कौन सा पेयर है मतलब ऑक्साइड्स का। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 3 के लिए, वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, V2O5 Cr2O3। ओके, सो ये जो हमारी ऑक्साइड्स दोनों की दोनों है वो हमारी कैसे होती है, एम्फोटेरिक इन नेचर। ये हमारी क्या एसिड एंड बेस दोनों के साथ क्या रिएक्ट करती हैं। ओके, सो इनको आपको अपने दिमाग में रखना है कि ये हमारी कैसी ऑक्साइड है, हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ओके, और आपसे एग्जाम्पल भी पूछ सकता है एक नंबर में लिखने के लिए कि भाई चलो हमें 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम बताओ। ठीक है, मतलब जो हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क का, जहाँ पे हमारा क्या पार्ट्स डिवाइड रहता है, वहाँ पे इस तरह से पूछ सकता है, फिर एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ओके, सो इसको आपको अपने ब्रेन में रखना है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर हम मूव करते हैं। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है KMnO4 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्केलाइन मीडियम। ओके, KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, जो कि क्या हमारा रहता है क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो हमारा एक्ट करेगा किसमें, एल्केलाइन मीडियम में। ओके, एंड फिर क्या कह रहा है, व्हेन एल्केलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद Ki। ओके, मतलब कि जो हमारा एल्केलाइन KMnO4 होगा। ओके, सो ये इसको क्या जब हम ट्रीट करेंगे, ओके, मिक्स करेंगे किसके साथ, यहाँ पे Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, देन जो हमारा आयोडीन आयन होगा वो किसमें हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये यहाँ पे उसके ऑक्सीडेशन फॉर्म लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो आपको मार्क करना है। ओके,
सो इसके लिए बेसिकली हमें यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या होगी उसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी हमारी आयोडीन आयन की वो हमारी क्या रहने वाली है। ओके, सो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो मैं ना पहले आपको करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो हमारी ये रहेगी, यहाँ पे क्या, यहाँ पे होगा 2MnO4, ओके, फिर प्लस, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा Ki, फिर प्लस H2O, ओके, एंड ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। देन हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, 2KOH प्लस 2MnO2 एंड फिर क्या रहेगा प्लस हमारा KiO3, ओके। सो ये यहाँ पे रिएक्शन हमारी रहने वाली, ओके। सो जब ये रिएक्शन हुई तो यहाँ अब अगर रिएक्शन ये ना पता होती, ओके, अगर हम रिएक्शन को अगर हम कर ही ना पाएँ तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि आप नहीं बता पाएंगे जो हमारा आयोडीन होगा, ओके, जो आयोडीन का हमारा जो आयन होगा किस चीज़ में हमारा ऑक्सीडाइज होगा, ओके, और हमारा ऑक्सीडाइज होने के बाद में जो आयोडीन होगा किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, क्या बनेगा, ओके। सो यहाँ पे क्या, अब प्रोडक्ट साइड में आपको देखना है, ओके, प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में आपको सबसे पहले तो आई को, आयोडीन को फाइंड आउट करना है। सो आई यहाँ पे कहाँ है, तो आप आई को देख पा रहे होंगे, तो आई कहाँ है, वो हमारी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे KiO3, और यहाँ पे देखिए KOH है, ओके, यहाँ पे क्या हमारा MnO2 है। सो यहाँ पे क्या आपको Ki केवल यहीं पे दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी अगर किसी के साथ में होती, ओके, सो उस कंडीशन में मे बी क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी हो सकती थी। सो यहाँ पे जो रिएक्शन रहती है हमारी ये रहती है, ओके। सो यहाँ पे क्या आप देख पा रहे होंगे कि KiO3 है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में अगर आप देखें ना तो आप इजीली थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि राइट आंसर कौन होने वाला है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना कि ये ऑक्सीडाइज होएगा किस में, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसको क्या हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन आप करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या, अगर इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो कलर्स थोड़ा सा चेंज करते हैं फिर दिखाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा K प्लस, ओके, एंड प्लस IO3 माइनस, ओके। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि IO3 माइनस हमें मिला, मीन्स ये हमारी क्या मतलब ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है हमारी किसकी, आयोडीन की, ओके। सो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो जो हमारा राइट आंसर है हमारा वो क्या, हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, ओके, C, IO3 माइनस, ओके। सो यहाँ पे अगर आयोडीन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ठीक, तो यहाँ पे हमारी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारी है वो हमारी क्या है, यहाँ पे हमारी -1 है, ओके, क्योंकि क्या K प्लस होता है एंड I माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, वो हमारी केवल -1, ओके। एंड यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा आयोडीन का वो कितना होने वाला है, वो हमारा हो गया कैसे, तो आयोडीन का अगर हम मान लें कि यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना बताया था, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आयोडीन का हमने x मान लिया, फिर प्लस, तो यहाँ पे O की बात करें तो ऑक्सीजन के कितने एटम, ऑक्सीजन के 3, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। एंड 1 एटम का जो हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमारा क्या होता है, -2, ओके, और इक्वल्स टू में क्या हमारा 1 मतलब माइनस है, तो मतलब क्या होगा, -1 हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। सो x माइनस 6 इक्वल्स टू -1। सो यहाँ पे 6 इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस में चला जाएगा 6, ओके। सो यहाँ से हमारे कुल मिला के कितना मिलेगा, सो यहाँ पे हमारा x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ओके। सो आई होप यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, ओके। यहाँ पे मे बी डिस्प्ले पे आप उतना क्लियरिटी आपको ना मिल पा रही होगी, ना आप समझ पा रहे होंगे, बट आप वॉइस को अगर कैप्चर करते हुए अगर चल रहे हैं तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा, ओके। सो यहाँ पे कितनी, यहाँ पे हमारी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, कहाँ, यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, वो हमारी है +5, ओके। सो यहाँ पे जो हमारा आयोडीन था वो हमारा ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, IO3 माइनस में, ओके। सो आई होप ये भी समझ में आया होगा। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लाते हैं आपकी स्क्रीन पर। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ओके। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बताया गया कि क्या रहता है कि हमारे जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं वो फॉर्म होते हैं जब क्या होता है कि कोई भी क्या स्मॉल एटम्स जो होते हैं वो हमारे क्या ट्रैप्ड हो जाते हैं इनसाइड क्रिस्टल लैटिस के, ओके, जो भी हमारा मेटल कोई भी रहेगा, ओके। सो यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे भी हमने कि किसी भी मेटल का हमने क्या किया, कोई हमने कंपाउंड बनाया और वहाँ पे क्या हुआ कि स्मॉल एटम्स हमारे किसी भी चीज़ के क्या उसमें ट्रैप्ड हो गए, ओके, अनवांटेड जो हमारा भी मतलब जो भी इम्प्योरिटी आप बोल सकते हैं, ओके, वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, ओके। फिर क्या रहता है, तो उस टाइम पे क्या हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हमारे क्या फॉर्म होते हैं। एंड फिर यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारी यहाँ पे देखो गिवन 4 जो ऑप्शन है वो हमारी क्या इंटरस्टिशियल जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी नहीं है, मीन्स यहाँ पे क्या 3 हमारी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होंगे और कोई हमारा 1 क्या होगा वो हमारी नहीं होगी इसकी प्रॉपर्टी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। ओके, सो उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर इनकी प्रॉपर्टीज पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आप बोल सकते हैं। ओके, ये फिलहाल टफ है कि इस तरह से मतलब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भाई चलो 1 नंबर में आपको क्वेश्चन दे दिया कि चलो 3 या 2 मेंशन करो कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या है, पूछा भी जा सकता है। ओके, बट आपको क्या दिमाग में रखना है। ओके, क्योंकि यहाँ से आपका एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एंड फिर यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, कौन सी यहाँ पे और हमें यहाँ पे सेंटेंस दिखता है जो कि क्या इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस नहीं देता। ओके, या उसको प्रेफर नहीं करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर वेरी हार्ड। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। ओके, इट इज़ करेक्ट। ओके, कि जो हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। ओके, हार्ड इन नेचर होते हैं। फिर सेकंड है दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। सो ये भी हमारा करेक्ट है कि ऐसा नहीं कि हमारा कोई भी स्मॉल एटम हमारे मतलब अनवांटेड जो भी हमारा इम्प्योरिटी कह लो, ठीक है, सो वो हमारा क्रिस्टल लेटल में आके ट्रैप्ड हो गया। ओके, फंस गया, सो वो हमारा क्या इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो हमारा मेटेलिक कंडक्टिविटी जो हमारी होगी, जो हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो लॉस हो जाएगी। ओके, ऐसा नहीं। ओके, वो क्या हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे फिर भी। सो नाउ जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी, दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव, कि ये जो हमारे होते हैं वो केमिकली काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो ये गलत है, क्योंकि जो हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं वो क्या वो केमिकली इनर्ट होते हैं। ओके, सो ये ऑप्शन जो हमारा सी है वो गलत है। इट्स मीन्स यही हमारा क्या इस पर्टिकुलर एमसीक्यू के लिए राइट ऑप्शन। ओके, फिर ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट इन कंपेरिजन टू प्योर मेटल। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या है कि जैसे हम कंपाउंड फॉर्म कर रहे थे, ओके, अपने मेटल का किसी भी मेटल का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो हमने कंपाउंड जिसे फॉर्म किया, सो जो हमारा प्योर, अगर हमारा बाय द वे कोई स्मॉल इम्प्योरिटी के जो एटम्स थे अगर हमारे ट्रैप्ड ना होते, सो उस कंडीशन में हमारा प्योर मेटल्स का हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है। ओके, प्योर मेटल्स का कंपाउंड फॉर्म होता है, तो उसका जो भी हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ओके, जैसे सपोज 5 डिग्री सेल्सियस हम मान लेते कि इस पर वो मेल्ट हो जाता है कोई भी कंपाउंड। ओके, टेम्परेचर पे नहीं जाना। ओके, क्योंकि यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस तो बहुत कम होता है, ज़्यादा लगेगा इतना ज़्यादा कि मतलब हम ह्यूमन बीइंग इजीली एक तरह से वियर भी नहीं कर पाएंगे नॉर्मल डेली लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग देखा जाए ना। सो वो नहीं कि नहीं इतने पे कैसे पे मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर पे नहीं फोकस करना। ओके, तो यहाँ पे क्या हमने एज्यूम कर लिया कि जो भी हमारा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा कंपाउंड का हमारा कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे क्या अगर हमारा इम्प्योरिटी के जो एटम्स थे, ओके, स्मॉल एटम्स जो हमारे थे, जो हमारे क्रिस्टल लेट्स में अगर हमारे क्या ट्रैप्ड हो गए, फंस गए, सो उस कंडीशन में क्या जो हमारा कंपाउंड बनेगा हमारा इम्प्योर होगा और उसी को क्या हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, तो इसका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा, ओके, वो हमारा क्या होगा हाई, मतलब कि मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, वो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10, 11, 12, 20 कुछ भी हो सकता है। ओके, वो हमारा मोर देन क्या हमारा 5 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। ओके, सो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छे से समझ में भी आएगा। और साथ साथ मैंने ना इसकी प्रॉपर्टी जो होती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की, उसके लिए मैंने एक स्लाइड भी रखी हुई है। सो स्लाइड को देखते हैं। ओके, सो ये रही स्लाइड। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सारी की सारी वही बातें लिखी हुई हैं जो हमने अभी ऑलरेडी क्वेश्चन में देख लिया कि दे आर केमिकली इनर्ट। ओके, कि ये हमारे मतलब केमिकली इनर्ट होते हैं। ओके, और यही हमारा वहाँ पे गलत था कि वहाँ पे क्या था दे आर केमिकली मतलब वेरी रिएक्टिव वहाँ पे था। ओके, दे आर वेरी रिएक्टिव केमिकली। ठीक, तो वो केमिकली हमारे रिएक्टिव नहीं होते, हमारे क्या इनर्ट होते हैं। सो ये की प्रॉपर्टी है। ओके, एंड फिर क्या रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, कि मेटेलिक कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी होती है लॉस नहीं होती, वो भी सही है। फिर क्या दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स, जो हमारा प्योर मेटल होगा, जो हमारे प्योर मेटल का जो कंपाउंड होगा उससे क्या हमारे जो हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा हमारा ज़्यादा होता है, वो भी सही। फिर क्या दे आर वेरी हार्ड, सम बॉडीज अपोर्चेस डायमंड इन हार्डनेस। ओके, ये कुछ तो इतने ज़्यादा मतलब हार्ड होते हैं, जब आपको पता होगा ना डायमंड होता है हमारा बहुत हार्ड होता है। ओके, सो कुछ की तो हार्डनेस क्या उस डायमंड की तरह मतलब कह सकते हैं कि उसको अप्रोच करेगी कि लगभग मतलब डायमंड की तरह वो हार्ड होगा। ओके, सो ये यहाँ पे जो कंपाउंड्स की हमारी प्रॉपर्टी थी उनको देख लिया। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ओके, और फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओके, सो यहाँ पे क्या आप देख पा रहे होंगे लिखा है ऑल्दो जर्कोनियम बिलोंग्स टू 4D ट्रांजिशनल सीरीज, ओके, एंड हाफनियम बिलोंग्स टू 5D ट्रांजिशनल सीरीज, इवन दे शो
सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ओके। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारा जर्कोनियम होता है वो कहाँ से, हमारा 4D ट्रांजिशनल सीरीज से बिलोंग करता है एंड हाफनियम 5D ट्रांजिशनल सीरीज से बिलोंग करता है। और उसके बाद में भी क्या, इनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या हमारी सिमिलर होती हैं। ओके, सो ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। सो सिंपल सी बात, पहले अगर हम बात कर लें 4D ट्रांजिशनल सीरीज एंड मतलब 5D ट्रांजिशनल सीरीज, ये क्या है। अगर इसको कन्फ्यूजन है तो उसको क्लियर कर देता हूँ पहले। तो उसके लिए हमने टेबल रखी है, उसको पहले देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्यों इनका जो हमारा मतलब ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, उसको भी बात करेंगे। ओके, एंड आई होप अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर मेरा देखा है सो उसमें ऑलरेडी अगर आपने वहाँ पे अगर देखा था, ध्यान दिया है, तो आप इजीली यहाँ पे बता पाएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जर्कोनियम एंड हाफनियम दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ओके, वहाँ पे हमने डिस्कस भी ऑलरेडी कर रखा है। ओके, सो यही रहता है ना कि क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और पूरा सा सिस्टम बदल जाता है। ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर आपने अगर वहाँ पे अगर अच्छे से फोकस किया था, जो भी मैंने अगर एक्सप्लेनेशन दिया था, तो आप इजीली यहाँ पे उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे 4D ट्रांजिशनल एंड 5D ट्रांजिशनल सीरीज को समझते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी NCERT बुक से ही टेबल मतलब मैंने ली हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ZR, ये आप देख पा रहे होंगे। ओके, सो जर्कोनियम की बात करें तो यहाँ पे क्या आप 4D देख पा रहे हैं। ओके, एंड अभी अगर हम हाफनियम की बात करें, ये हमारा HF। ओके, सो क्या हमारा 5D देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वहाँ से जो हमारी जो D सबसेल है उसको यहाँ पे क्या 4D एंड 5D ट्रांजिशनल सीरीज की बात कर रहा है। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो जर्कोनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है हमारा कितना 40 एंड हाफनियम का 72। ओके, सो यहाँ पे हाफनियम का कितना है वो हमारा 72 एटॉमिक नंबर है एंड जर्कोनियम का 40। एंड उसके बाद में भी क्या कह रहा है कि जो इनका मतलब यहाँ पे जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो क्या काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। ओके, सो सिमिलर क्यों होता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, उसके बाद में फिर जो राइट आंसर है उसको हम आपको बताते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सो पहला लिखा हुआ बोथ बिलोंग टू D ब्लॉक। ओके, सो यस, दोनों हमारे D ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से होता तो नहीं, ये हमारा गलत है, इसकी वजह से नहीं होता। फिर क्या, बोथ हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस, कि जो भी हमारे ये हाफनियम एंड जर्कोनियम है इनकी एटॉमिक रेडियस सिमिलर होती है। सो ये बताओ, अभी हमने देखा था कि जो हमारा जर्कोनियम था उसका जो हमारा एटॉमिक नंबर था वो हमारा कितना था 40 एंड हाफनियम का था कितना हमारा 72। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जर्कोनियम का 40 दिया हुआ है एंड हाफनियम का कितना दिया हुआ है 72। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, जर्कोनियम का कितना है 40 एंड हाफनियम का 72। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर में इतना बड़ा डिफरेंस है। ओके, सो आपको क्या लगता है कि इनकी जो एटॉमिक रेडियस होगी वो हमारी सिमिलर होगी। सो यस, ये यहाँ पे एग्जेप्शन है कि इनका एटॉमिक नंबर में इतना डिफरेंस है। ओके, इनके अंदर जो मतलब न्यूक्लियर चार्ज होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे रहेंगे, ओके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें काफ़ी डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे 40 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 72 होंगे, मीन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं किसके पास, हमारे हाफनियम के पास। ओके, इन कंपेरिजन टू जर्कोनियम। ओके, लेकिन फिर भी क्या यहाँ पे जो हमारी एटॉमिक रेडियस होती है दोनों की वो क्या स्लाइटली बस थोड़ी सी डिफरेंस होती है। ओके, और ये क्या हमारी लगभग सेम होती है। ओके, सो जो एटॉमिक रेडियस सेम होती है उसकी वजह से जो मतलब ये हमारी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जर्कोनियम एंड हाफनियम की, वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी में। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कहाँ से होंगे, एक का 40 है एटॉमिक नंबर, एक का 72, और जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो यहाँ पे क्या जो जर्कोनियम है उसमें हमारे 40 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाफनियम में हमारे 72 होंगे। तो भाई यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, सेम है ही नहीं। ठीक है, फिर ये तुम्हारा ऐसे गलत हो गया। एंड ऑप्शन नंबर जो डी है बोथ बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, सो ये हमारे पीरियोडिक टेबल से सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, उसको हमको वहाँ तक अब जाने की ज़रूरत ही क्या है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी क्या हमें ऑलरेडी यहाँ पे आंसर मिल चुका है कि जो हमारी सिमिलर प्रॉपर्टी है ओके वो किस वजह से होती है। ओके, तो सिंपल सी बात है, वो हमारी होती है किसकी वजह से, वो हमारी होती है ऑप्शन नंबर बी, सिमिलर एटॉमिक रेडियस की वजह से। और अभी अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें कि ये मतलब पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं नहीं। ओके, सो ये करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या एक ट्रिक रहती है। ओके, वो ट्रिक क्या रहती है वो मैं आपको बताता हूँ। सो हमारा रहता है कि वो हमारा चलता है इस तरह से 2, 8, 18, 18, 32। ओके, सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना। ओके, ओवरलैपिंग है यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन एंड उसी के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो उसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना। तो यहाँ पे क्या है हमारा 2, 8, 18, 18, 32। ओके, सो यहाँ पे जो हमारे एटॉमिक नंबर हैं किसी भी एलिमेंट्स के, अगर उनको क्या हम सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके, और सब्ट्रैक्ट करने पर अगर हमें अगर डिफरेंस अगर इनमें से अगर कुछ भी मिल जाता है, सो उस कंडीशन में क्या आप ये बोल सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्स हैं ओके वो हमारे क्या सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे पीरियोडिक टेबल के। सो यहाँ पे अगर हम माइनस करें ओके, सो 72 में से अगर हम 40 को माइनस कर देते तो हमारा कितना बचता है, हमारा 32 बचता है।
सो यहाँ पे देख रहे हैं 32 है एंड यहाँ पे भी कितना 32 है। इट्स मीन्स क्या डिफरेंस जो हमारे 32 मिल गया, इट्स मीन्स ये दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, वो हमारे सेम ग्रुप से करेंगे। सो ये भी एक ट्रिक थी, वो मैंने आपको बता दी। सो आई होप ये ट्रिगर आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, लाइक बटन पे हिट करो अच्छे से, ओके। एंड जैसा भी अगर आपको लग रहा है, ओके, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि हाँ वीडियो में ऐसा लगा या हमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ भी है, ओके, या कोई क्वेश्चन है तो उसको मेंशन करो, ओके। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करो, ओके, जिससे वो भी इस तरह की ट्रिक्स जान पाएँ, मतलब कुछ चीज़ें सीख पाएँ, ओके। सो अभी अगर हम ऐसे मतलब नॉर्मली थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कि ऐसे ऐसे हम एलिमेंट्स सारे के सारे मतलब थोड़ा सा टफ है कि पूरी प्रोडक्ट वर्ल्ड को याद करें, फिर ये भी याद रहे कि हाँ भाई सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, सेम पीरियड से, ओके। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए। तो उस कंडीशन में क्या, ये हमारी एक ऐसी ट्रिक है कि अगर हमें मतलब किसी भी दो एलिमेंट्स को अगर ये जानना है कि सेम ग्रुप से बिलोंग करें या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर उन दोनों के एटॉमिक नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, और अगर हमें अगर डिफरेंस इनमें से अगर कुछ भी मिल जाता है 2, 8, 18, 32, ओके, कुछ भी, सो वो क्या रहेगा, वो हमारा सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा, ओके। सो आई होप ये चीज़ अच्छी लगी होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मूव करते हैं। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नाउ। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशनल मेटल आयन इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके। सो यहाँ पे क्या आपको गिवन 4 हमारे क्या ट्रांजिशनल मेटल आयंस दिए हुए हैं, ओके। और फिर क्या रहा कि इनमें से कौन सा हमारा मतलब ट्रांजिशनल मेटल आयन होगा जो हमारा क्या एक्वस सॉल्यूशन में कलरलेस होगा, ओके। मीन जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हमारा कलरलेस होगा, उसमें कोई भी कलर नहीं होगा, ओके। सो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, ओके, किसकी वजह से कलर आता है, ओके। सो वो हमारा इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ओके। सो इलेक्ट्रॉन्स का अभी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक हम जाएंगे तभी हम जान पाएंगे एक्चुअली यहाँ पे कि जो राइट ऑप्शन है वो क्या है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो भी हमारा ऑर्बिटल होता है ये, ओके, इसमें क्या या तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा या फिर हमारा क्या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो अगर ऑर्बिटल में जो भी हमारा ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है, जैसे हमारा ये एस ऑर्बिटल है, ओके, मतलब जो हमारी एस सब सेल होती है वहां पे क्या सिंगल ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल, ओके। जैसे अगर पी हमारी सेल होती है तो वहां पे हमारा क्या 3 ऑर्बिटल्स हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या है, अगर हमारा क्या इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ओके, पेयर्ड, सो उस कंडीशन में जो हमारा सोल्यूशन होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा, वो कैसा होगा, वो हमारा कलरलेस होगा, कैसा होगा, कलरलेस, ओके। एंड सपोज अभी क्या है कि जैसे सपोज किसी भी मतलब एलिमेंट का हमारे पास क्या पी सेल है, उसमें क्या हमें जैसे सपोज 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, ओके। सो ये 1 होगा, ये 2, ये 3 एंड ये 4 एंड ये 5, ओके। सो यहाँ पे क्या एक हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके। मीन्स यहाँ पे क्या ये जो भी एलिमेंट होगा हमारा कैसा होगा, कलर्ड होगा एक्वस सॉल्यूशन में, ओके, कैसा होगा, कलर्ड, ओके। सो अभी अगर बात कर लें कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सपोज इसके पास और होता, ओके, यहाँ में पी सेल में 5 इंस्टेड ऑफ 5 हमें क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर भरने होते तो उस कंडीशन में क्या रहता कि हमने यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन और हमने फिलअप कर दिया। सो इस केस में क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे कैसे हमारे पेयर्ड हो गए। सो ये अब कैसा होगा, ये एक सॉल्यूशन में कैसा होगा, सो ये हमारा कलरलेस होगा, ओके, कैसा होगा, कलरलेस, ओके, कलर नहीं होगा, ठीक है, ये समझो ये कैसा है, ये हमारा कैसा रहेगा, ये हमारा कलरलेस होगा, ओके। सो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो क्या है कि अगर हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी हमारी वैलेंस सेल्स रहेंगी किसी भी हमारे मतलब एलिमेंट की, ओके, सो वहाँ पे अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, वो अगर पेयर्ड है, ओके, सो उस कंडीशन में कैसे रहेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं सो कैसा होगा, कलरलेस होगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है तो वो कैसा होगा, वो हमारा कलरफुल होगा, ओके, कोई ना कोई कलर शो करेगा, ब्लू, ब्लैक, पिंक, कुछ भी, ओके। सो नाउ अभी क्या है कि अब हम मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे इन पर्टिकुलर जो भी हमारे मेटल्स आयन हैं, ओके, एंड उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से यहाँ पे राइट ऑप्शन है जो कि क्या हमारा कलरलेस होगा इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो इसको सारा का सारा पहले हम रिमूव करते हैं, ओके। सो ये मैंने रिमूव कर दिया यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या करते हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर सभी यहाँ पे जो भी हमारे पास मेटल आयन उनका। सो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22, ओके। एंड जो हमारा वैनेडियम होता है इसका होता है 23, ओके। फिर मैग्नीशियम का हमारा 25 होता है। एंड जो हमारा आयरन होता है Fe इसका हमारा 26 होता है। सो अभी क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। सो अभी क्या अभी हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काफ़ी इजीली कर लेते हैं, ओके, क्योंकि प्रीवियस जो हमारा वीडियो लेक्चर था वहाँ पर भी हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से करते हैं, और अभी ऑलरेडी इसी वीडियो में हम ऑलरेडी प्रीवियसली देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह करते हैं, ओके। सो जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं उनका नॉर्मली क्या जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है उसको हम किस तरह से करते हैं, तो उसको हम क्या इस तरह से कुछ करते हैं, आर्गन AR, ओके। एंड फिर क्या हमारा 4s हो गया एंड हमारा 3d हो गया, ओके। ये क्या ये आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरह आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हमारा ट्रांजिशनल मेटल का होता है, ओके। सो आर्गन कितना हमारा 18 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग रिप्रेजेंट करता है कि हमने 18 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे यूज कर रखा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को,
सो 18 इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, एंड फिर अभी बात करें तो अगर टाइटेनियम का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है तो उस कंडीशन में क्या, तो 22 एटॉमिक नंबर होता है, 18 ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिए हैं। सो अभी हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे। ओके, सो 22 से माइनस कर देंगे 18 तो कितना हमारे पास बचेगा। ओके, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 4। सो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो हम अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो किस सेल में जाएंगे, सो वो हमारे क्या 4s में जाते हैं इंस्टेड ऑफ 3d के। ओके, 3d में बाद में जाएंगे, पहले 4s में जाएंगे। ओके, क्यों, क्योंकि जो हमारा एनर्जी लेवल होता है 4s सबसेल का, ओके, वो हमारा स्लाइटली लेस देन होता है 3d से। ओके, सो दैट्स वाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो पहले किस में एंटर करता है, वो हमारा 4s में जाता है एंड आफ्टर दैट हमारा 3d में जाता है। सो यहाँ पे क्या s हमारा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, सो वो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया 4s को, एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास क्या रिमेनिंग हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2, क्योंकि 4 में से हमने 2 यहाँ 4s में दे दिए। सो कितने बचे, अब हमारे पास बचे 2। सो 2 यहाँ पे हम डी में दे देंगे इलेक्ट्रॉन्स को 3d में। ओके, 2 वहाँ पे हमने दे दिए। सो अभी क्या हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था टाइटेनियम का वो हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अभी भी क्या, अभी भी हमें देखना है कि यहाँ पे देखिए +4 ऑक्सीडेशन में, इट्स मीन्स क्या, इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया हुआ है। ओके, जो भी हमारा टाइटेनियम का ये हमारा क्या, ये हमारा टाइटेनियम का अकॉर्डिंग टू मतलब टाइटेनियम 22 एटॉमिक मास जो हमारा नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। बट यहाँ पे क्या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट्स मीन्स इसने क्या 4 इलेक्ट्रॉन का लूज किया। ओके, लॉस किया हुआ है। ओके, सो 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज कहाँ से करेगा, सो सबसे पहले कहाँ इलेक्ट्रॉन हम भरते थे 4s में, सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से होंगे 4s से। सो यहाँ से क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। सो अभी भी इसको क्या 2 इलेक्ट्रॉन और रिमूव करने, सो वो अब कहाँ से रिमूव होंगे, वो हमारे 3d से रिमूव होंगे। ओके, सो दोनों जगह से क्या 2-2 इलेक्ट्रॉन थे, 2-2 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिए। तो क्या हमारा ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी ये किसका है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है Ti4+। ओके, टाइटेनियम 4 का। ओके, सो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे क्या s के पास जो हमारा s ऑर्बिटल होगा वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कोई ऑर्बिटल जो हमारा ये s का ऑर्बिटल है। ओके, s ऑर्बिटल ये। ओके, एंड यहाँ पे ये हमारा d का ऑर्बिटल है। ओके, ये हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। सो यहाँ पे क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं। ओके, और अर्गन तक यहाँ तक क्या होता है, जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं वो हमारे क्या सारे के सारे पेयर्ड होते हैं। सो सारे के सारे पेयर्ड हैं, इट्स मीन्स ये कैसा होगा, ये हमारा कलरलेस होगा। ओके, ये कैसा होगा, ये कलरलेस होगा। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 7th क्वेश्चन जो हमारा नंबर 7 है। सो यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन हमारा है ए। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे क्या टाइटेनियम 4 हमारा जो होगा वो हमारा एक्वा सॉल्यूशन में कैसा होगा, कलरलेस। लेकिन फिर भी क्या करते हैं आगे जो हमारे नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं इनको भी हम चेक करते हैं। ओके, क्योंकि यही चीज़ है ना कि ऐसा नहीं कि आंसर हमें पता चला एंड भाग लिए। अभी देखते हैं आगे है नहीं, लेकिन आपको बोर्ड में नहीं करना है, बट यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे अभी आप पढ़ रहे हैं। ओके, अभी आपके पास टाइम है, बोर्ड में हमारे पास 3 घंटे का टाइम रहता है और वहाँ पे हमें पर्टिकुलर जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर है सारा का सारा करना होता है। सो वहाँ पे हम सारे के सारे हमें ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम करते हैं और देखते हैं तो एक हमारा मतलब अंदर से मतलब ये सेटअप होता है, बनता है, चीज़ें हमें एक तरह से कुछ कुछ याद सी हो जाती हैं कि हाँ भाई T5 मतलब T4+ का हमने ऑलरेडी किया था तो वहाँ पे कलरलेस था, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पे क्या हम लोग अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं आगे कि हाँ ऐसा तो नहीं कि हाँ चलो भाई यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, आगे देखते हैं मिलेंगे नहीं। ओके, सो आगे भी हम इसको अच्छे से करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, उसके लिए जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्शन ये सारा का सारा जो भी है इसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, सुनो जो भी यहाँ पे अनवांटेड स्पेस भरा हुआ था ओके वो मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे क्या हम वेनेडियम का देखते हैं V4 जो भी स्टेट में है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। सो यहाँ पे फिर हमारा अर्गन AR हो जाएगा। ओके, एंड फिर यहाँ पे हमारा 4s रहेगा। ओके, एंड फिर यहाँ पे हमारा 3d रहेगा। सो नाउ अभी क्या होगा कि हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ 23 हमारा एटॉमिक नंबर है तो यहाँ पर अर्गन तक हमने 18 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिया, तो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 5। सो आउट ऑफ 5 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 4s में चले जाएंगे। ओके, एंड फिर हमारे पास कितने बचेंगे, आउट ऑफ 5 हमने 2 यूज़ कर लिया तो हमारे पास 3 बचे। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, सो अभी क्या है, अभी हमें लॉस कितने इलेक्ट्रॉन करना 4। सो 4s से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे लूज कर दिए जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे 0 हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट क्या रहेगा कि जो हमारा 3d है वहाँ से भी क्या हम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहाँ पर कितना बचेगा 3d 1। ओके, 1 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा है। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा d सबसेल है, ओके 3d सबसेल है, तो वहाँ पे क्या, वहाँ जो हमारा ये ऑर्बिटल्स इसके होंगे d के। ओके, 5 1 2 3 4 5। ओके, सो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इस मीन्स ये क्या करेगा, ये हमारा कलरफुल सॉल्यूशन बनाएगा। ओके, सो ये हमारा क्या, ये इसके लिए राइट आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर 7 के लिए। सो राइट ऑप्शन क्या है ए। हम लोगों ने ऑलरेडी भी देख रखा है कि यहाँ पे क्या 0 है, यहाँ पर भी 0 है। ओके, और यहाँ पे सारे के सारे जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे थे पेयर्ड। सो इसी वजह से क्या ये हमारा कलरलेस सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। फिर नाउ अभी हमारा जो मैग्नीज है Mn2+, वहाँ उसका हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके,
सो फिर ये हम जो भी अनवांटेड स्पेस है इसको हम रिमूव कर दें। ओके, सो यहाँ पे मैग्नीज का देखते हैं, तो मैग्नीज में क्या रहेगा, AR यहाँ पे फिर रहेगा, एंड फिर यहाँ पे हमारा 4S हो जाएगा, एंड फिर हमारा 3D हो जाएगा। ओके, सो नाउ भी क्या, फिर 25 में से हम 18 माइनस करेंगे अर्गन तक जो हमने फिलअप किए हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो 25 माइनस करेंगे 18 तो हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा। सो 7 में से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हम क्या 4S में भर लेंगे। सो 7 से जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए तो हमारे पास कितने 5 इलेक्ट्रॉन बचे। 5 रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या यहाँ पे 3D में हम भरेंगे। ओके, तो हमारे पास 5 हो गए। फिर क्या 2 प्लस स्टेट में, तो यहाँ पे 4S से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको लूज कर दिए जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4S 0, एंड 3D में क्या हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे जो हमारा D सबसेल का जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे। ओके, सभी में क्या हमारा ये देखिए सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ओके, सिंगल सिंगल प्रेजेंट है, इट्स मीन्स क्या, ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा कलर फुल एक्वा सॉल्यूशन बनाएगा। फिर नाउ जो हमारा लास्ट बचा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ओके, Fe3+, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या हाल चाल है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। ओके, सो ये यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे आप देखते हैं अर्गन फिर रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या 4S होगा। ओके, एंड फिर हमारा क्या 3D रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा Fe है, ओके 26 है, तो 26 में से अर्गन तक हमने 18 यूज़ किए, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 26 माइनस 18 दैट इज़ 8, और 8 में से क्या हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 4S में। सो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हमारे पास रिमाइनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिमाइनिंग हमारे पास 6 बचे, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, अभी क्या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो यहाँ पे क्या रहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 4S से लूज़ कर दिए जाएंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, एंड 1 इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ से लूज़ किया जाएगा, यहाँ से 3D6 से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3D5, और 3D5 में भी क्या हाल चाल था हमने ऑलरेडी देखा था कि जो हमारे 5 ऑर्बिटल्स होंगे डी सबसेल के वो हमारे क्या एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिलअप होंगे। ओके, सो यहाँ पर भी क्या हमारा कलर फुल सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन बनाएगा। ओके, मतलब ये हमारा जो Fe3+। ओके, सो यहाँ पे हमने अच्छे से देख लिया सारे का सारा कि किस तरह से हमारा टाइटेनियम 4+ जो है हमारा कलरलेस एक्वा सॉल्यूशन बनाता है, और सारे के सारे क्या कलरफुल एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, सो आई होप ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको मूव करते हैं, उसे अच्छे से फोड़ते हैं। ओके, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके, सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन डाइल्यूट HSO, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा H2 होगा। ओके, एंड SO4 होगा। ओके, सो क्या होगा H2SO4 इज एडेड टू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। ओके, सो यहाँ पे क्या कहा कि जो हमारा डाइल्यूट H2SO4 है जिसको हमने क्या एक्वा सॉल्यूशन जो हमारा पोटेशियम क्रोमेट का है उससे हमने ऐड किया, एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि जो हमारा येलो कलर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा होगा, वो हमारा येलो कलर का होगा। ओके, जो कि क्या होता है, फिर क्या होता है टर्न्स टू ऑरेंज कलर। ओके, जो कि हमारा ऑरेंज कलर के सॉल्यूशन में बदल जाता है। अब कह रहा है कि इट इंडिकेट्स। ओके, सो अब बताओ कि ये जो हमारा यहाँ पे जो भी हमारा कन्वर्जन हुआ कलर का, ओके, येलो टू कैसा ऑरेंज कलर, वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये चीज़ आपको बताना है। ओके, सो सिंपल सा जो भी हमारे ऑप्शंस हैं, हमारे 4 गिवन ऑप्शंस हैं, इन सभी को क्या रीड करते हैं, एंड फिर जो भी यहाँ पे रहेगा वो हम अच्छे से देख लेंगे कि हाँ क्यों हुआ, कैसे हुआ, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमेट आयन आर रिड्यूस्ड, कि जो क्रोमेट आयन रहेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। ओके, या फिर क्रोमेट आयन का हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर क्या हमारा ऑक्सीजन गेट रिमूव्ड फ्रॉम क्रोमेट आयंस। ओके, कि क्रोमेट जो आयंस होते हैं उनके साथ जो ऑक्सीजन होगी वो वहाँ से रिमूव होगी। ओके, या फिर क्या हमारा मोनोक्रोमेटिक कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेटिक कॉम्प्लेक्स, कि जो हमारा मोनोक्रोमेटिक कॉम्प्लेक्स है हमारा क्या डाइक्रोमेटिक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर है मुझे पता है और आपको भी बताऊंगा, और उससे पहले आपको उससे पहले अच्छे से उसे समझाऊंगा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो मुझे भी पता है एंड आपको भी बताऊंगा, और उससे पहले आपको उसको कैसे समझना है वो आपको मतलब सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे हमारा राइट आंसर जो है हमारा वो क्या है। ओके, सो यहाँ पे क्या जो भी मतलब सेटअप है, ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है कि यहाँ पे रिएक्शन भी हमारे पास है, तो वहाँ उस रिएक्शन के थ्रू अच्छे से समझेंगे चारों ऑप्शंस को। ओके, सो सबसे पहले क्या हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वहाँ पे देखेंगे बात, एंड फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा या नहीं होगा। सो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा तो ऑक्सीजन रिमूव होगा। ओके, या फिर मतलब ऐड होगा। भाई अगर ऑक्सीजन जा रहा है रिमूव हो रहा है, इट्स मीन्स वहाँ पे क्या रिडक्शन भी होएगा। ओके, तो MCQ है तो थोड़ा सा ब्रेन लगाओ। यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब ऑक्सीजन गेट रिमूव्ड फ्रॉम क्रोमेट आयन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, वो हमारा होता है रिडक्शन, मतलब रिडक्शन। तो एक MCQ में 2 ऑप्शन ऐसे हो सकते, तो ये तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकते। फिर रहता है क्रोमेट आयन आर ऑक्सीडाइज, फिर यहाँ पर मतलब क्या यहाँ पे
जो हमारा क्रोमेट आयन है हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, मीन्स हो सकता है यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन हो हमारा आके ऐड हो रहा हो। ओके, फिर मोनोक्रोमेटिक कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे अगर जब कहते हैं ना कुछ समझ में नहीं आए तो किस तरह से हम मतलब राइट ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। ओके, तो कुछ ब्रेन लगा सकते हैं अगर हमें कुछ पता नहीं, कुछ रिएक्शन के बारे में समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे है क्या। ओके, सो यहाँ पे क्या दो तो ये आपके बिल्कुल नहीं हो सकते। ओके, ये ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर क्या रहा है लाई लो भाई जल्दी जल्दी चलो ना। सो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखो, ठीक, तो यहाँ पे लिखा है क्रोमेट आयन आर रिड्यूस्ड। ओके, मतलब क्या जो हमारा यहाँ पे क्रोमेट आयन रहेगा हमारा उसका क्या होगा, मतलब रिडक्शन हो जाएगा। ओके, वो रिड्यूस हो जाएगा। या फिर क्या क्रोमेट आयन आर ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ऑक्सीडेशन उसका हो जाएगा। या फिर क्या है ऑक्सीजन गेट रिमूव्ड फ्रॉम क्रोमेट आयंस। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ऑक्सीजन रहेगा हमारा रिमूव हो जाएगा क्रोमेट आयन से। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, वो हमारा होता है रिडक्शन। मीन्स यहाँ इस ऑप्शन नंबर सी में भी रिडक्शन की बात हो रही है क्रोमेट आयन की, एंड और यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है वहाँ पर भी क्या क्रोमेट आयन की रिडक्शन की बात हो रही है। तो सिंपल बात एमसीक्यू यहाँ पे राइट आंसर कितना होगा, 1 होएगा। मीन्स यहाँ पे एक ही बात 2 बार की गई है। इट्स मीन्स आप थोड़ा सा प्रेफरेंस दे सकते हैं कि ये दोनों हमारे ऑप्शन क्या गलत होंगे। ओके, क्योंकि ये तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ए सही होगा मतलब सी भी सही, और एमसीक्यू में तो एक ही ऑप्शन सही रहेगा ना। तो अगर एक रहेगा ना तो उस कंडीशन में क्या इट्स मीन्स ये दोनों को दोनों गलत हैं। यहाँ पे मतलब बी या फिर डी में से कोई एक सही होगा। ओके, कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू डाइसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स। ओके, सो यहाँ पे क्या या तो हमारा क्रोमेट आयन और ऑक्सीडाइज ये वाला सही होगा, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ पे जो भी सही है उसको क्या हम अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या अभी हमें रिएक्शन का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन के लिए स्लाइड ऑलरेडी रखी हुई है, और वहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस को अच्छे से चेक करेंगे कि भाई हाँ ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा, या रिडक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर हमारा ये डाइसेंट्रिक मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन है ये होगा। ओके, सो उसको वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ते हैं और यहाँ पे स्लाइड पे अच्छे से समझते हैं। ओके, सो ये रही स्लाइड आपके सामने। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या है कि जब हमने क्या H2SO4 को क्या हमने ऐड किया किससे, पोटेशियम क्रोमेट से। ओके, जो हमारा येलो कलर का होता है वो किस में चेंज हो जाता है, क्या ऑरेंज रेड। ओके, मतलब ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ किसके K2Cr2O7, मतलब कि क्या डाई सेंट्रिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है। ओके, या फिर कह लो डाई क्रोमेट, यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। ओके, सो यहाँ पे अगर बात कर लेना तो जो हमारा क्रोमेट होता है पोटेशियम क्रोमेट, उसको जब हम H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा डाइक्रोमेट बनता है। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। ओके, सो नाउ अभी अगर यहाँ पे बात करें कि अगर दोनों में देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, सो सिंपल सी बात, पहले हम इसका देख लेते हैं यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे क्या जो 2 है। ओके, सो 2 को हम छोड़ देते हैं। ओके, 2 को हमें नहीं लेना है, इसको ही हमें केवल इतने को हमको देखना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या K2Cr2O4, यहाँ पे इसका हमें ऑक्सीडेशन देखना है। तो K2 मतलब क्या यहाँ पे क्या रहेगा कि 2 एटम है तो 2 हो जाएगा, +1 होता है K का तो यहाँ +1 हो गया। फिर क्या हमारा क्रोमियम Cr है तो Cr को क्या हमने X मान लिया इसी का, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है। फिर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 4 एटम है और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे क्या हो गया 2 + X एंड माइनस क्या होगा 2 4 × 8 दैट इज 0। सो यहाँ पे क्या -8 है एंड यहाँ पे +2 है। सो यहाँ पे कितना बचेगा, हमारा बचेगा X - 6 इज इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज X इज इक्वल्स टू 6। मीन्स जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की कितनी है हमारी है +6। ओके, सो आपको याद रखना कितनी है +6। ओके, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और ये सारा का सारा जो भी इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, सो नाउ ना अभी हम देख लेते हैं K2Cr2O7 में हमारी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ओके, यहाँ पे हमारे पोटेशियम के 2 एटम है, 2 कर लिए, +1 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हमारे क्रोमियम के 2 एटम है तो यहाँ पे क्या रहेगा 2x। ओके, फिर प्लस, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 7 एटम 7 लिख लिया, यहाँ पे -2 रहेगा इज इक्वल्स टू 0 होगा। सो ये कितना होगा 2, फिर +2x इज इक्वल्स टू माइनस एंड 7 2 × 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए -14 है एंड यहाँ पे +2 है, इट्स मीन्स कितना रहेगा यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा आ जाएगा 12। ओके, क्योंकि 2 हमने यहाँ से माइनस कर लिया एंड ये हमारा माइनस था। ओके, 14, तो ये हमारा जब उधर शिफ्ट होगा यहाँ पे तो कैसा हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, तो हमारा कितना +12 होगा। फिर जो हमारा 2x है तो यहाँ से अगर हम 2 को अगर इस साइड में अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या डिवाइड में जाएगा ना, तो ये हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ से 2 हमारा हट गया, रिमूव हो गया। सो x इक्वल्स टू कितना आएगा, तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। मीन्स यहाँ पर भी क्या K2Cr2O7 में भी कितना ऑक्सीडेशन स्टेट मिला 6,
एंड K2Cr O4 में भी कितना था 6 मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेट यहाँ पे क्या सेम रही, मीन्स ना ही ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन। सो जो हमारे पहले दो ऑप्शन थे, ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, ये तीन के तीनों गलत हो जाएंगे, ओके। और यहाँ पे तीन का तीसरा कैसे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो ना तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे नंबर ऑफ गैस के ऑक्सीजन वो हमारे रिमूव या ऐड हो रहे हैं, सो नहीं होते हैं। क्योंकि अगर बात करें ना तो मैं ना आपको पहले थोड़ा सा दिखाता हूँ ये क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन का फिगर। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है क्रोमेट आयन में, तो यहाँ पे क्रोमेट में कुछ इसका इस तरह से रहता है, ओके, ये फिगर होता है हमारे क्रोमेट आयन का, ओके। एंड यहाँ पे अगर डाइक्रोमेट आयन की बात हो तो कह रहा था सी, ये ओ होता है, ये ओ होता है एंड ये ओ होता है, एंड फिर ये हमारा इस तरह से ये, ओके। सो ये हमारे ऑक्सीजन है, ओके। सो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 माइनस, सो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या 4, इस कार्बन के पास क्या 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, और इसके पास देखो 1 2 3 4, एंड अगर इसके पास देखो तो 1 2 3 4, तो ऑक्सीजन भी क्या है सेम, मतलब ये भी नहीं। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हमारा ए बी सी जो है वो हमारे गलत हो गए। सो ऑप्शन नंबर डी यही सही है, ओके। सो मोनोसेंट्रिक एंड डाइसेंट्रिक को भी समझते हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर देखो ना तो मोनोसेंट्रिक एंड डाइसेंट्रिक का मतलब क्या है। सो मोनोसेंट्रिक जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, ओके, वो हमारा क्या है K2Cr O4, एंड जो हमारा क्या कन्वर्ट हो जाता है डाइसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स में क्या है K2Cr2O7। तो ये यहाँ पर डाइसेंट्रिक एंड मोनोसेंट्रिक का सिस्टम क्या है, ओके। सो अभी हमने तुमको दिखाया था क्या फिगर क्रोमेट आयन का एंड डाइक्रोमेट का, ओके। सो यहाँ पे ये हमारा क्या डाइक्रोमेट एंड ये हमारा क्रोमेट, तो डाइक्रोमेट का फिर से दिखाते हैं, ओके। सी होगा, फिर ये ओ, फिर ये ओ, ये ओ, ये ओ -2, एंड ये ओ, इधर ओ एंड इधर ओ, ओके। एंड यहाँ पे इसका देखो तो क्या होता है ओ सी ओ ओ ओ, एंड इस पे क्या -2। सो यहाँ पे देखो सी आर है क्रोमियम, ओके, कार्बन नहीं, क्या है सी आर। सो यहाँ पे क्या है कि डाइक्रोमेट एंड मतलब डाइसेंट्रिक एंड मोनोसेंट्रिक, तो यहाँ पे क्या सेंटर में केवल देखो 1 क्रोमियम है, तो क्या हो जाता है मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे क्या 2 क्रोमियम हमारे पास हैं, ओके। सो ये हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है डाइसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स, ओके। सो यहाँ पे क्या रहता है मोनोक्रोमेट जो हमारा रहता है हमारा डाइक्रोमेट में बदल जाता है, ओके। और जो यहाँ पे बताऊँ ना ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से, और ये मतलब काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में रखना है इस प्रॉपर्टी को, कि जो हमारा क्रोमेट आयन होता है डाइक्रोमेट आयन होता है, ओके। अगर हम उनके मतलब जो भी हमारा जैसे हमारे पास क्या क्रोमेट आयन था, इसको क्या हमने क्या H2SO4 के साथ ट्रीट किया, मीन्स क्या जो हमारा पीएच रहेगा हमारा चेंज होगा, ओके। ये हमारा कैसे हमारा एसिडिक होता है ना, मतलब इसकी जो पीएच होगी हमारी एसिडिक मीडियम में जाएगी, थोड़ा सा शिफ्ट करेगी। सो उस कंडीशन में क्या रहता है ये हमारा इसका मतलब कन्वर्जन हो जाता है किसमें डाइसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स में, मतलब या डाइक्रोमेट में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रहता है कि जो ये हमारे दोनों रहते हैं तो इनका जो हम पीएच चेंज करते रहते हैं, ओके, अप डाउन पीएच करेंगे तो ये हमारे इंटरचेंज रहते हैं, डाइक्रोमेट से क्रोमेट एंड क्रोमेट से डाइक्रोमेट में, ओके। सो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि इनका पीएच पे डिपेंडेंसी होती है, जैसे जैसे इनकी पीएच हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे इनका जो रहता है वो कन्वर्जन होता रहता है, ओके, क्रोमेट टू डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट टू क्रोमेट, ओके। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको रिमूव करते हैं, और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपको पता ही है, वो हमारा क्या है ऑप्शन नंबर डी, ओके, मोनोक्रोमेटिक कॉम्प्लेक्स कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेटिक कॉम्प्लेक्स, ओके। सो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को हिट करो। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लाता हूँ आपकी स्क्रीन पर। सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो यहाँ पे देखिए लिखा है रीजन ऑफ लेंथेनाइट कंट्रक्शन इज, कि जो हमारा लेंथेनाइट कंट्रक्शन होता है सभी को पता होगा आई होप कि क्या होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है सो उस कंडीशन में आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं जो लेंथेनाइट कंट्रक्शन है उसको मैं अच्छे से कोशिश करूँगा थोड़ा सा आपको बता दूँगा, ओके। सो यहाँ पे क्या आपको बताऊँ कि ये किस वजह से होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, इसकी वजह से होता है। फिर क्या था डिक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, इसकी वजह से होता है। या फिर नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, ओके। फिर है ऑल ऑफ अबो। सो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कन्फ्यूज़न दो वजह से होती है। यहाँ पे कभी कभी बच्चे इसको भी लगाते हैं कि नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, एंड फिर दूसरा क्या इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि पता है जब हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो यहाँ पे क्या रहता है हमारा जो भी हमारा मतलब एलिमेंट का जो हमारा साइज होता है, ओके, एटम का जो हमारा साइज होता है, ओके, वो क्या रहता है वो हमारा डिक्रीज करता है, ओके, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। एंड बात करें तो लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन में भी क्या होता है, तो बच्चे भी ऐसे याद रखते हैं ना कि लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो हमारा एटम का जो साइज रहेगा वो हमारा डिक्रीज होता है, ओके। सो इसी वजह से कभी कभी थोड़ी सी गलती होती है उनसे कि यहाँ उन्होंने क्या सारे ऑप्शन पढ़े नहीं, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज लगा दिया, बात सही, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा
एटम का साइज घटेगा। सो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करके आ गए, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होता। इसके लिए जो इसका मतलब जो पीछे का जो मेन रीज़न हमारा क्या, रीज़न हमारा ऑप्शन नंबर सी, निग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। ओके, इसकी वजह से होता है। सो ये जो राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें आप बताइए कि लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन क्या होता है, और थोड़ा सा हमें इसको एक्सप्लेन करके समझाइए। ओके, तो उस कंडीशन में मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, 4-5 मिनट, जो भी 10 मिनट लगेगा, तो वहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे। ओके, अगर आपको अगर ज़रूरत है तो, अदरवाइज आई होप आपको आता होगा। सो इसलिए उसमें कोई मतलब कोई टेंशन की बात ही नहीं। ओके, सो अगर आता है तो दैट्स गुड, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है उसको लाता हूँ आपकी स्क्रीन पर। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अक्रॉस द लेंथेनॉइड सीरीज द बेसिसिटी ऑफ द लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा लेंथेनॉइड सीरीज होता है, ओके, उसमें क्या जो हमारी बेसिसिटी होती है लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड्स की, ओके, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, फिर फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। तो राइट आंसर क्या है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा, और उसके साथ साथ समझते हैं यहाँ पे कि जो लेंथेनॉइड सीरीज होता है उसमें आपको पता है कि जो हमारा एटम का जो साइज रहता है वो क्या हमारा डिक्रीज होता जाता है, कि यहाँ पे इतना बड़ा, फिर वो हमारा इतना, फिर इतना, फिर इतना, मीन्स ओके कंटिन्यूसली क्या हमारा डिक्रीमेंट होता रहता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। ओके, जो हमारा साइज होता है डिक्रीज होता है। और आपको बता दूं कि जैसे जैसे साइज हमारा कम होता जाता है वैसे वैसे हमारी बेसिसिटी क्या रहती है, वो भी हमारी क्या होती है, वो भी हमारी क्या डिक्रीज होती है। ओके, और बेसिसिटी डिक्रीज होती है। सो यहाँ पे आप पता चल गया होगा कि राइट आंसर क्या है, कि भाई जब साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो बेसिसिटी भी क्या डिक्रीज होगी। सो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, डिक्रीजेज। ओके, सो आई होप ये भी अच्छे से समझ में। अगर प्रॉब्लम है ना, सो ये लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन से ये भी हमारा रिलेटेड है। तो अगर आपको लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको लेंथेनॉइड अच्छे से कंस्ट्रक्शन जो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। एंड जो यहाँ पे जो राइट आंसर हो मैंने आपको बता दिया कि बेसिसिटी हमारी डिक्रीज करेगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारा साइज होता है डिक्रीज वैसे वैसे बेसिसिटी होती है क्या डिक्रीज। और वो किस वजह से होती है, वो हमारी होती है इस वजह से क्योंकि न्यूक्लियर जो हमारा चार्ज होता है, ओके, वो बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है साइज कम होता है, और साइज कम होता है सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो वो क्या करता है, वो अभी थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया भी देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ओके, सपोज ये यहाँ पे हमारे पास एक एटम है। ओके, सो ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस है, ओके, प्लस, एंड ये यहाँ पे हमारा आउटर मोस्ट सेल है जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे आप बताएं ना, न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या इसके साथ मतलब एक तरह से मतलब ज़्यादा फोर्स के साथ मतलब अटैचमेंट में हो गया, कि इजीली ये यहाँ इस सेल से बाहर नहीं जा सकते। और एसिडिटी बेसिसिटी में हमने देखा था कि OH जो हमारा रहता है वो हमारा रिमूव होता है। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से कह सकते हो कि बाहर जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेल से बाहर जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या, जब हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ओके, तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का लूज हो पाएगा नहीं, मतलब बेसिसिटी क्या रहेगा, नहीं बढ़ेगी। ओके, बेसिसिटी क्या यहाँ पे नहीं होएगी। बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज तो बेसिसिटी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, वो हमारा उतना ही उसका मतलब टेंडेंसी कम होगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, इट्स मीन्स बेसिसिटी क्या कम होगी। और यहाँ पे अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर क्या हो जाए, कम हो जाए, मीन्स ये अगर मतलब ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्शन में ना हो, ओके, लेस होगा हमारा क्या अगर न्यूक्लियर चार्ज, तो फिर क्या इजीली रिमूव हो जाएंगे, मतलब बेसिसिटी इंक्रीज करेगी फिर इजीली। ओके, सो यहाँ पे क्या साइज छोटा रहता है, साइज छोटा रहता है, वो हमारा किसके वजह से रहता है, वो ऑप्शन नंबर 9 में हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 9 में, तो हमारा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स की वजह से था। ओके, जो हमारी एफ सेल थी उसकी वजह से। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हुआ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा बेसिसिटी होती है लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड्स की, ओके, वो क्या हमारी डिक्रीज होती है। ओके, और डिक्रीज होने के पीछे रीज़न क्या रहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का जो ये रहता है कि न्यूक्लियर जो हमारा चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, जैसे जैसे लेंथेनॉइड सीरीज में बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यहाँ पे हमारे क्या एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे बढ़ेंगे तो हमारे क्या जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी होगी न्यूक्लियस के पास वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी। सो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली भाग पाएंगे नहीं, और इजीली जब भाग पाएंगे नहीं तो वहाँ पे क्या बेसिसिटी क्या हमारी इंक्रीज हो नहीं पाएगी। ओके, अभी हमारी क्या अगर मतलब एक हमारा अगर OH अगर हमारा रिलीज होएगा, ओके, तो यहाँ पे क्या हमारा बेसिसिटी 1 रहेगी। ओके, सो यहाँ पे क्या OH तभी रिलीज होगा ना जब हमारा इलेक्ट्रॉन इजिली जब हमारा रिमूव हो जाए सेल से, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ना इजिली, तो यहाँ पे क्या बेसिसिटी रहेगी हमारी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेस।
ओके, सो आई होप ये भी अच्छे से समझ में आएगा। सो अगर प्रॉब्लम है लेंथ एंड कंट्रैक्शन से आपको, सो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको अच्छे से एकदम बढ़िया से बताऊँगा। ओके, सो जो अब लास्ट में हमेशा कहते हैं वही कि ये हमारे कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड सो लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। ओके, जो कि काफ़ी मतलब अच्छा चैप्टर है जहाँ से आपको अच्छे सारे मार्क मिलने वाले हैं। ओके, सो वहाँ से हमेशा आपको क्या 4-5 मतलब 5 नंबर का लगभग आपको हमेशा वो 5 नंबर आपको प्रोवाइड करके जाता है एग्जाम में, अगर उसको अच्छे से पढ़ते हैं, अगर अच्छे से उसके साथ इन फ्रेंडशिप रहते हैं, अगर अच्छे से आप उसके साथ डील करते हैं। ओके, सो आई होप जितने भी वहाँ से मार्क्स का जो भी हमारे पेपर में आएगा, सो सारा का सारा हम आगे का जो भी हमारे 2 वीडियो लेक्चर्स या 3 जो भी मतलब इसमें वीडियो लेक्चर रहेंगे चैप्टर नंबर 9 से, वहाँ पे हम सारा कुछ देखेंगे। ओके, सो तब तक अगर आपने पढ़ रखा है तो आप उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे चैप्टर नंबर 9 के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।